औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है 3.2 पीरियोडिसिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर आज हम जो अपनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज है शील्डिंग इफेक्ट। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को डिस्कस कर लिया था, जो उसकी पहली प्रॉपर्टीज थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज शील्डिंग इफेक्ट को। ठीक हो गया। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिक तौर पर है क्या चीज़। बेसिक तौर पे क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, फिर हमारे पास शेल्स आते हैं और लास्ट जो हमारे पास लास्ट शेल होता है इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये तमाम के तमाम शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है, इन्हें अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हमारे पास जो शेल होती है अगर इनकी तादाद बढ़ती जाए, ज़्यादा होती जाए, तो क्या होता है, न्यूक्लियस की अपने लास्ट वाला जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है इसके ऊपर वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो फोर्स जो कम हुई है वो किन की वजह से हुई है, इनर शेल की वजह से। ठीक हो गया। उसे हम कह देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी और करते हैं विद डायग्राम। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब मैं आपको ये थोड़ी सी जो सोडियम एक एटम की हमारे पास एक डायग्राम आपको नजर आई, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। और ये जो आपको छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो लास्ट पे आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल। ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब न्यूक्लियस क्या होता है कि इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तीनों शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम ऑलमोस्ट सेम अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये जितने इनर शेल हैं, ये जितने आपको ये दो इनर शेल नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस की तमाम जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उनको क्या करते हैं, अपने ऊपर यूज करने लग पड़ते हैं। उनके ऊपर क्या करते हैं, यूज करना पड़ता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स को इस वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं जाने देते। ठीक हो गया। और इसके नतीजे में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स, और यानी कि ये वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें और जो न्यूक्लियस है इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो कम होती है वो क्यों होती है, क्योंकि अब जो चार्ज, जो फोर्स इसे महसूस करनी चाहिए थी या जो इसे फील करनी चाहिए थी न्यूक्लियस की, वो नहीं कर पा रहा। क्यों, वो तमाम की तमाम फोर्स ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये जो ऐसा इफेक्ट है, यानी कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान हैजा एक बैरियर का काम कर रहा है, या एक आसान लफ्ज़ों में कह लें एक पर्दे का काम कर रहा है। यानी कि इसकी जो चार्जेस है, यानी कि जो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स है वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया। इसे जी इफेक्ट भी हम नाम देते हैं इसका। ठीक हो गया। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या आता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या आता है कि इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फील्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस कॉल्ड अ शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि आसान लफ्ज़ों में और आपको ये समझा दूं, यानी कि इनर शेल के अंदर मौजूद जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो, इनर शेल्स के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। स्क्रीन लाइक का एक पर्दे का काम करते हैं। ठीक हो गया। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमारे पास, अट्रैक्शन फोर्स होती है न्यूक्लियस की, वो वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या होती है, नहीं मिल पाती। जितनी उसे चाहिए होती है वो उतनी नहीं मिल पाती। इस चीज को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आगे चलते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो क्या होता है, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल देखते हैं हम। ये डायग्राम, वही डायग्राम हमारे पास, जैसे कि ये सोडियम जो है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है। ठीक हो गया। यानी सॉरी पीरियड 3 का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है हमारे पास। ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप का और थर्ड पीरियड का है। इसी तरह हमारे पास जो पोटाशियम है ये हमारे पास फोर्थ पीरियड का बनता है और ये भी फर्स्ट ग्रुप का है हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें ये सोडियम के अंदर देखें तो हमारे पास जो शेल है वो कितने आ रहे हैं, 2। ठीक हो गया। और पोटाशियम के अंदर कितने शेल आ रहे हैं, 3। ठीक है। तो यानी कि इसके मुकाबले में इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा पाया जाएगा पोटाशियम के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी, वो इस न्यूक्लियस के
कम होगी। क्यों? इसके दरमियान रुकावट और ज़्यादा आ गई है। अब नंबर ऑफ शेल क्या हो गया? और ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन थी वो और थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोडियम के अंदर क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स थे, और यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए? 3 शेल्स। तो इस तरह हमारे पास जब जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ जो शेल है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि पीरियड्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स यानी कि पीरियड अगर जैसे कि ये थर्ड पीरियड का था और ये फोर्थ पीरियड का था, तो ठीक हो गया। तो थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 3 शेल आते हैं, और फोर्थ पीरियड्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 4 शेल आते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो शील्डिंग इफेक्ट है ग्रुप्स के अंदर क्या आता है? इसका जो ट्रेंड है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर हम बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स में ये क्या होता है? ना होने, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास पीरियड में होता है इसका ट्रेंड है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है, यानी कि सेम ही रहता है, ठीक हो गया। नॉर्मली थोड़ा सा फर्क आता है, इसलिए हम थोड़ा सा कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम ही रहता है पीरियड्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये था हमारा शील्डिंग इफेक्ट जी। आगे आ जाते हैं हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कवर कर लेते हैं अपनी। जो ये आयन है, बेसिक तौर पे ये आयन से वर्ड निकला आयोनाइजेशन। तो आयन इसके अंदर क्या है? हमारे पास 2 किस्म के आयन होते हैं, यानी कि ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो उसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। और आयन की हमारे पास 2 टाइप्स आती थी, एक आती थी कैटायन और एक आती थी एनायन। कैटायन के अंदर क्या होता था? हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल से निकल जाते थे, तो इसे हम कहते थे कैटायन। उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता था। इसी तरह एनायन था हमारे पास, यानी जिसके अंदर यानी कि गेन करता था इलेक्ट्रॉन्स को और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, उसे हम कहते थे एनायन। लेकिन अब इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कैटायंस को देखेंगे। कैटायंस यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराने के लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या वो एनर्जी जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर सिर्फ हम कैटायंस को डिस्कस करेंगे जी। अब हम इसकी डेफिनेशन कर कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बॉन्ड electrons front of form the valence shell of an isolated gaseous atom, ठीक है। यानी कि वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन उस लूजली, क्योंकि हमने अभी जो हमारे पास अभी ये पिछला अपना टॉपिक था शील्डिंग इफेक्ट, इसके अंदर हमने देखा था कि जिस तरह न्यूक्लियस से जो हमारा वैलेंस शेल है वो दूर होता जाता है, तो उसके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यानी कि अगर हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करें तो हम वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास कोई वैलेंस शेल है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करवाते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम 2 को निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, ठीक है। सोडियम का जो हमारे पास चूंकि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक हो गया। अब अगर हम जो एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा हमारे पास जो एटम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो जितनी एनर्जीज को रिक्वायर्ड होती है, यानी जितनी एनर्जीज को हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये एनर्जी उससे क्या हो? रिलीज हो जाए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना शेल छोड़ दे, वो एनर्जी हम जो इसे प्रोवाइड करते हैं वो 496 किलो जूल पर मोल है, ठीक हो गया। इतनी हम एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं, तो देन वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? लूज करता है एटम, ठीक हो गया। तो अगर चूंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसका थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं, पीरियड्स के अंदर इसका ट्रेंड क्या होता है, आयोनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बढ़ती डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है इसके हम रीजन के ऊपर बात करते हैं, और एक छोटी सी डायग्राम भी यहाँ पे शो कर देते हैं आपको। जैसे कि आपको ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब पीरियड हमारे पास क्या शो करता है? नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक हो। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये सेकंड पीरियड, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2, ठीक हो गया। अब लिथियम की बात करें तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो लास्ट शेल होगा सेकंड शेल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1, ठीक हो गया। इसी तरह हम ब्रोमीन की बात करें BE की, इसके हमारे पास
इनर शेल जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह जो इसका वैलेंस शेल सेकंड शेल होता है इसके अंदर 2। इसी तरह ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लेंगे पे तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो इसका वैलेंस शेल होता है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इसको ध्यान से बात को समझिएगा। लिथियम के अंदर फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब हमें वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी 520 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है शेल के अंदर वो 6 हैं। अगर वहां से हम पहले को निकालते हैं, एक अगर निकल जाता है तो पीछे 7 रह जाते हैं। अब वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स थी अब वो पहले 6 के ऊपर थी। ठीक है। अब वहां से एक निकल गया, अब वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो उसकी पावर थी, अट्रैक्शन फोर्स थी, वो अब उन 5 के ऊपर आ जाती है, उन 5 के ऊपर आ जाती है। तो यानी कि अब इसे मोर एनर्जी चाहिए अब अनदर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह अगर सेकंड निकल जाता है तो थर्ड। इसी तरह हमारे पास अगर फर्स्ट यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, तो हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो अगर सेकंड को निकालने के लिए हमें उससे ज्यादा एनर्जी होती है। इसी तरह थर्ड को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फोर्थ को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसकी रीजन मैंने अभी आपको बताई है। जैसे कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं तो अब जो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पहले फर्स्ट करें हम ब्रोमीन की बात करते हैं, बी की, इसके ऊपर हमारे पास बेरियम की बात कर लेते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से के अंदर। ठीक है। हमने एक निकाल दिया। अब पहले न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो दोनों वैलेंस शेल के अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थी। अब जैसे हमने एनर्जी प्रोवाइड की, अब पहला इलेक्ट्रॉन्स के आगे निकल गया। अब न्यूक्लियस की पूरी जो अट्रैक्शन फोर्स है वैलेंस शेल के अंदर वो एक ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ जाएगी, जो कि पहले 2 के ऊपर डिवाइड थी, अब वो सारी 1 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, सेकंड में उससे ज्यादा होती है, थर्ड में उससे ज्यादा होती है। इस तरह हमारे पास पीरियड के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। ये नीचे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई एनर्जी की, इनको याद रखिएगा। बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। जी अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ग्रुप्स की, यानी कि ग्रुप्स के अंदर इसका क्या ट्रेंड है हमारे पास। ठीक है। ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे पास टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है। अब हम देखते हैं कि ये एनर्जी कम कैसे होती है। जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप मौजूद है। ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस चीज को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सिमिलर्स होते हैं। सिमिलर्स यानी कि मुराद उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है। तो यानी कि अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक हो गया। यानी कि लिथियम के अंदर अगर हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह हमारे पास सोडियम के अंदर भी 1 होगा और पोटेशियम के अंदर भी 1 होगा। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर कितने होंगे, 1 ही होंगे, 1 होंगे। ठीक हो गया। अब लेकिन फर्क आ जाता है हमारे पास पीरियड के अंदर। जैसे कि लिथियम था, इसका पीरियड हमारे पास बनता है 3, तो यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने शेल होंगे, 3। सोडियम के अंदर ये चूंकि हमारे पास 4 शेल के अंदर आता है, इसके अंदर कितने शेल होंगे, 4। अब लिथियम के अंदर यानी कि जो इसके अंदर वैलेंस शेल मौजूद है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 520। ठीक हो गया। क्यों, इसके अंदर कितने शेल हैं, 2 शेल हमारे पास मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसी तरह सोडियम के अंदर कितने शेल मौजूद है, 3, तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए हमारे पास, इंक्रीज हो गए। तो यानी कि अब न्यूक्लियस से वो जो हमारे पास वैलेंस शेल है वो और ज्यादा दूर हो गया, तो उसे हमें निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के अंदर हमारे पास यानी कि 5 शेल्स आ जाते हैं, यानी कि ये और ज्यादा न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, हमारा वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा दूर हो गया है, तो इसे वहां से निकालने के लिए और कम एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक हो गया। इस तरह क्या हो जाता है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और चूंकि न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल के ऊपर, वो और कम हो जाती है। जितनी फोर्स कम होगी उसको वहां से निकालना भी इतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ग्रुप के अंदर क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, वो टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज हो रही होती है। हो गया। तो ये आज हमने 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, आयनाइजेशन एनर्जी को और
शील्डिंग इफेक्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करो, साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।